अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खरीद से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसे कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए हम लोग आजकल थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में चल रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स के लिए थर्ड लेक्चर है आज का। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोज़ शेयर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। याद रखें थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ये बयान करता है टेम्परेचर को, और सेकेंड लॉ होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बयान करता है एनर्जी को। थर्ड लॉ होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकेंड लॉ जो होता है वो इंट्रॉपी को बयान करता है। ये 3 चीज़ें काफ़ी बार आ चुकी हैं डिफरेंट एग्जाम में, इसीलिए इन्हें आप लोगों ने याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास हीट डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इनके दरमियान डिफरेंस बताना है। हीट कैपेसिटी हमारे पास होती है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। 1 केल्विन तक जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे C से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इसका जो यूनिट बना जॉल पर केल्विन बना, क्योंकि ये हीट है और नीचे टेम्परेचर है। अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें, ये इसकी डेफिनेशन होती है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। 1 kg के सब्सटेंस को 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C = डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। इसका यूनिट बना जॉल पर केजी पर केल्विन के बराबर आ गया। हीट कैपेसिटी फॉर ऑब्जेक्ट के लिए होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर मटेरियल के लिए होती है। अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखा जाए वो बनता है C = mc। ये C ज़ाहिर करता है हीट कैपेसिटी को, और ये M ज़ाहिर करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को। ये वाला C रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। इसीलिए यहाँ पर मैं S लगा देता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। ये फॉर मटेरियल के लिए होती है और ये C फॉर ऑब्जेक्ट के लिए होती है। इन चीज़ों को आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं में से MCQs निकलते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं MCQs निकालूँ फॉर 3 kg ऑफ वाटर, जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट इज़, वो फ़र्ज़ कर लें 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है। तो बताएं उसकी हीट कैपेसिटी क्या बनेगी। तो उसके लिए ये वाला शॉर्टकट फार्मूला आप लोगों ने लगा देना है। ये हमारे पास क्या है, C = m कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और स्पेसिफिक हीट जो है वो 4200 दी गई है। 4200 लगा दें तो ये बनेगा 00612 जॉल पर केल्विन के बराबर आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे कैसे इन टोटकों में से MCQs निकलते हैं। इसी अब हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एच की डेफिनेशन बनती है हीट रिक्वायर्ड
to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin, उससे कहते हैं 1 केल्विन, उसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फार्मूला हमारे पास बनता है C = डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई N डेल्टा T के बराबर होता है। यहाँ पर N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा जॉल पर मोल पर केल्विन के बराबर होगा। अब ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये 2 टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए CP माइनस CV वो R के बराबर होता है। ये R जर्नल गैस कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है R = 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन के बराबर होता है। ये कैपिटल R। अगर देखा जाए CP से CV इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि CP ग्रेटर होता है CV से। ये चीज़ कई बार MCQs में आ चुके हैं, इसलिए याद कर लेना है। अगर इन दोनों के दरमियान रेशो लिया जाए यानी कि CP डिवाइडेड बाय CV ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इस कांस्टेंट को गामा कहते हैं। ये कांस्टेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। फर्ज कर लें फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू बनती है गामा M यानी कि मोनो एटॉमिक के लिए 1.67 के बराबर होती है। सिमिलरली अगर मोनो एटॉमिक गैसेस की एग्जांपल ले लें वो बनती है हमारे पास हीलियम, नियॉन वगैरह गैसेस के लिए। सिमिलरली फॉर डायाटॉमिक गैसेस के लिए एटॉमिक गैसेस के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू बनती है गामा D यानी कि डायटॉमिक गैसेस वो बनती है 1.40 के बराबर होती है। सिमिलरली फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए इस गामा की वैल्यू गामा P बनेगी 1.29 के बराबर होती है। और ये वैल्यूज़ कई बार MCQs में आ चुकी हैं डिफरेंट एग्जाम में, तो इसीलिए आप लोगों ने इसे याद कर। डायटॉमिक गैसेस की एग्जांपल हो गई H2 एंड O2। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक गैसेस की जो एग्जांपल है वो SO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई। लेना है। अब याद रखें जितना टाइम टू हीट अप ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा होगा इसका मतलब है उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगी और वो मटेरियल लेट हीट करेगा। तो याद कर लें ये क्या है हमारे पास T टाइम टू हीट अप ऑफ ए सब्सटेंस, C क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जितना कोई मटेरियल ज़्यादा अपने आप को गर्म करने में लगाएगा उसका मतलब है उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C ज़्यादा होगा और वो मटेरियल इसलिए लेट हीट अप हो रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट हमारे पास 4 प्रोसेस है। फर्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है। सिमिलरली सेकेंड है आइसोचोरिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम हुआ 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम हुआ 0 तो वर्क का फार्मूला होता है P∆V। इसका मतलब हुआ वर्क हुआ 0। इन आइसोचोरिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम 0 होता है। याद रखें ये MCQs आता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम 0 होती है यानी कि Q 0 होती है। ये चीज़ें MCQs में आती हैं इसीलिए मैंने सोचा इसे बता दूं। ये आसान है लेकिन इनको याद करना है। देखा जाए कि इन चारों प्रोसेस में से वर्क डन किसका ज़्यादा होता है। वर्क यानी कि मोर वर्क, मैं यूँ लिखता हूँ मोर वर्क इन चारों प्रोसेस में से किसका ज़्यादा होता है। एक बात तो तय है आइसोचोरिक या आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0 होता है इसीलिए इसको बयान नहीं करना। इस वर्क को बयान करने के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं। वो ग्राफ होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान। ये हुआ इस एक्सिस में वॉल्यूम और वाई एक्सिस में प्रेशर हो गया। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक गैस फील्ड सिलेंडर है यानी कि एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम का प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा।
अब उस सिस्टम पर लागू करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम जो प्रेशर ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट है, चाहे जितना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस है हमारे पास, ये क्या है सर, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये कर्व हुई आइसोबैरिक प्रोसेस की। सिमिलरली देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस की कर्व कुछ इस टाइप की होती है, आइसोथर्म कहलाती है आइसोथर्मल प्रोसेस की। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस की कर्व कुछ यूं होती है, ये है एडियाबैटिक की। अब देखा जाए फॉर द सेम इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम जो है वो तीनों लाइनों का सेम है, वो है V, लेकिन प्रेशर डिफरेंस है। आइसोबैरिक प्रोसेस का प्रेशर कांस्टेंट है, फर्ज कर लें वो P1 है। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो प्रेशर है वो P1 से थोड़ा कम है, वो फर्ज कर लें P2 है। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रेशर इन दोनों में से कम है, वो फर्ज कर लें P3 है। तो मैं यूँ लिख देता हूँ, जो P1 है वो ग्रेटर है P2 से और P2 ग्रेटर है P3 से। वर्क का फार्मूला होता है W = PV। अगर W1 है तो बना P1V, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तीनों लाइनों के लिए, तीनों प्रोसेस के लिए, और W2 बना P2V। सिमिलरली W3 बना P3V। अगर देखा जाए क्योंकि P1 ग्रेटर है P2 से, इसलिए W1 ग्रेटर होगा W2 से, तो मैं लिख देता हूँ W1 ग्रेटर है W2 से, और P2 ग्रेटर है P3 से, इसीलिए W2 ग्रेटर होगा W3 से। अब गौर से देखा जाए, ये जो W1 है ये फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ P1 आइसोबैरिक के लिए है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। सिमिलरली ये जो W2 है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर P2 है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और W3 वाला किसके लिए है सर, एडियाबैटिक के लिए है, क्योंकि ये कर्व एडियाबैटिक की है, P3 वाली एडियाबैटिक। हम कह सकते हैं जो वर्क डन है वो आइसोबैरिक प्रोसेस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क, और लास्ट में होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क। इसकी वजह ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा डिके कर जाता है और इसकी स्लोप कुछ ज़्यादा डाउन हो जाती है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में इसकी स्लोप कुछ ऊपर रहती है। इसका मतलब है इसका प्रेशर एडियाबैटिक प्रोसेस से कुछ ज़्यादा होता है, इसीलिए वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस का सबसे कम होता है। हाँ, अगर स्लोप की बात की जाए, स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस की सबसे ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि एडियाबैटिक कर्व ज़्यादा डिके कर जाती है, क्योंकि एडियाबैटिक में प्रेशर सडनली फॉल करता है और आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर स्लोली फॉल करता है और इतना ज़्यादा डिके नहीं करता जितना एडियाबैटिक प्रोसेस में ये प्रेशर फॉल कर जाता है। तो हम कह सकते हैं जो स्लोप होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की ज़्यादा होती है देन आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।